Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current अफेयर सेशन। देखते हैं कि आज न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर एज अ करंट अफेयर हमसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो फोकस किया गया है वो इस बारे में किया गया है कि रिसेंट में आरबीआई ने क्या किया है, अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, उनमें चेंजेस किए हैं जिसको लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी बोला जा रहा है अभी। तो वो अनाउंस किए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो रेपो रेट है उसको कितने बेसिस पॉइंट से कम कर दिए हैं। ठीक है, तो 50 बेसिस पॉइंट से कम किए हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है कि जब भी मार्केट में बेसिकली अगर नॉर्मली तुम देखोगे तो दो चीज़ें चलती हैं। या तो डिमांड कम चल रही होती है, जो डिमांड होती है वो रिड्यूस हो चुकी होती है। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको पुल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं, पॉलिसी रेट्स जिनको बोलते हैं तुम, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, फिर स्टैंडिंग मार्जिनल फैसिलिटी हो गई, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बैंक रेट हो गया, इन सबको रेगुलेट करती है। ठीक है, उसका रीज़न सीधे सीधे होता है कि भाई अगर मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगी, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट बढ़ा देगी। ठीक है, और जैसे इन्फ्लेशन कम है और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो रेट्स को घटा देगी ताकि लोग लोन ले लें और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। ठीक है, तो ये होता है। तो एक को तो बोलते हैं तुम फ्री मार्केट, मतलब नॉर्मली जिसको बोल देते हैं कि फ्लोट बहुत ज़्यादा है, उसमें बढ़ाव अगर करना हो तुमको, एक्सपेंड, एक तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें तुम रेट्स को कम करते हो और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात करते हो। ठीक है, और फिर कॉन्ट्रेरी होती है जिसमें तुम इन्फ्लेशन रेट्स को इंक्रीज कर देते हो ताकि इन्वेस्टमेंट कम हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। ठीक है, ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होगी। इन्फ्लेशन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के बारे में भी इसमें बोला गया कि इन्फ्लेशन को टारगेट जो है उसको थोड़ा सा टकल डाउन किए हैं, थोड़ा सा कम किए हैं। ठीक है, तो अर्लियर कितना था, 4% पे देख रहे थे ये लोग, और अभी रिवाइज डाउन करके कितना कर दिए, 3.7%। ऐसे ही आरबीआई ने रेपो रेट को कट करके किया है 50 बेसिस पॉइंट से, तो अब हो कितना गया है, 5.5। तो तुमसे ये भी पूछ सकती है कि कितने से कितना कम किए हैं, तो 6 से कम किए थे। ठीक है, 6% था, उसको 50 बेसिस पॉइंट से कम किए तो कितना आ गया, 5.5। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में ग्रोथ एस्टिमेशन किए हैं फाइनेंस ईयर 25 के लिए, जो 25 के लिए वो 6.5 बोल रहे हैं। उसके बाद में तुम्हारा फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है 2026 का, वो उसका बोल रहे हैं 6.5% से इंक्रीज रहेगा। क्वार्टर वन में जो है 6.1, क्वार्टर टू जो है 6.7, क्वार्टर थ्री 6.6 और क्वार्टर फोर कह रहे हैं कि 6.3 से रहेगा। ठीक है, अब आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और फिर जीडीपी डिफ्लेटर। इनका तीनों का काम क्या होता है, सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया तुम्हारा, और जीडीपी डिफ्लेटर हो गया तुम्हारा। ठीक है, इन तीनों का काम ही होता है कि भाई ये इन्फ्लेशन को मीज़र करेंगे। ठीक है, उसमें मेनली जो फोकस करती है आरबीआई वो सीपीआई पे करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट की एक्सेसिबिलिटी देखता है। ठीक है, मेन कंज्यूमर है जो मार्केट को रीच करेगा, और मार्केट को रीच करने पे इन्फ्लेशन इफेक्ट पड़ेगा। डब्ल्यूपीआई में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंक्लूड नहीं रहती हैं क्योंकि, ठीक है, उसमें भी कैसे होगा, सीपीआई का जो तुम्हारा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें जो आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वो बहुत वेरी है, वास्ट है इनका फील्ड। ठीक है, तो इनका जो स्पेन एरिया है वो ज़्यादा वास्ट है। जब इनका स्पेन एरिया ज़्यादा वास्ट है, इनका डोमेन ज़्यादा वास्ट है, तो ये छोटी छोटी फूड का सारा जो है वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें वो छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं जो सीपीआई कर रहा होता है। तो इसका जो डोमेन है, इसके डोमेन का जो रेंज है वो इतना नहीं है
जो तुमको एक्चुअल इमेज इन्फ्लेशन का दे सके, जो तुमको एक्चुअल रियलिटी बता सके कि इन्फ्लेशन किस रीज़न से आ रहा है, ठीक है, क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और किस किस आइटम में बढ़ रहा है मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट में बढ़ने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ करना पड़ता है और उसको ही आरबीआई ध्यान में रखती है और उसी से कैलकुलेट करती है। तो सीपीआई के बारे में ये क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उससे इन्फ्लेशन जो है फाइनेंस ईयर 26 का वो रिवाइज्ड करके 3.7 कर दिए हैं, किससे 4% से, ठीक है। और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो किए हैं वो Q4 के लिए कितने किए हैं 4.4, ठीक है, क्लियर है। चलो अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगले न्यूज़ में बोल रहा है डिप्टी गवर्नर जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन में किसी का पार्ट टाइम अपॉइंटमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि कोई एक मेंबर रहा होगा पहले जिसने रिज़ाइन किया होगा या फिर उसको हटाया गया होगा, ठीक है, या फिर इट मे पॉसिबल के अनफॉर्चुनेटली डेथ वगैरह हो जाती है तब अपॉइंटमेंट होता है, ठीक। तो अगर पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर किसी को अपॉइंट किया गया है और इसमें बोलना है डेप्यूटी गवर्नर, तो तुमको पहले गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर तो हमेशा आरबीआई के पता होने ही चाहिए, ये तो याद रहने चाहिए, ठीक है। ये सर्व कब से कब तक करेंगे, ठीक है, ये सर्व करेंगे आई गेस अक्टूबर तक, ठीक है। तो अभी इनका जून में अपॉइंटमेंट किया है, ये पूछ रहा है कि अभी डिप्टी गवर्नर की पोस्ट को कौन सर्व कर रहा है जून 2025 तक, ठीक है। तो टी रविशंकर जी हैं डिप्टी गवर्नर जो कि सर्व कर रहे हैं अभी, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो हैं टी रविशंकर, उनका अपॉइंटमेंट किया गया है। इसका रीज़न ये है कि वैकेंसी क्रिएट हुई बाय रेजिग्नेशन ऑफ फुल टाइम मेंबर अजय नारायण झा, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया गया है। ये कब तक करेंगे, 31 अक्टूबर तक, या अगर कमीशन जो है अपना रिपोर्ट को सबमिट कर देता है उस दिन तक, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स का नंबर उतना होना ज़रूरी है। मस्ट क्या है कि जो मेंबर्स का नंबर होता है वो उतने हों, ठीक है। तो रिपोर्ट सबमिट करने तक भी ये रह सकते हैं। रिपोर्ट अगर पहले सबमिट होती है तो ये तुरंत उसके बाद रिजाइन दे देंगे, और रिपोर्ट सबमिट होने में अगर टाइम लगता है तो 31 अक्टूबर 2025 इनका लास्ट होगा। जो भी इनमें से पहले रहेगा उस हिसाब से इनका अपॉइंटमेंट खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है, और इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट खारिज नहीं किया जाएगा, बेसिकली अपॉइंटमेंट खारिज करने का मतलब दूसरा हो जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इनका ड्यू डेट यही होगी जो भी इनमें से पहले होगा, ठीक। अब क्वेश्चन में ये भी तुमसे पूछ सकता है फाइनेंस कमीशन को अभी लीड कौन कर रहे हैं, ठीक है, हेड कौन है, उसके चेयर कौन कर रहे हैं। तो अरविंद पनगरिया जी हैं, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अरविंद पनगरिया को कब अपॉइंट किए थे ये डेटें पता होनी चाहिए, यही सब एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक। उसके बाद में बात कर रहा है कि भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब एक से ज़्यादा रहे होंगे, मोर देन वन। इन्होंने क्या किया, एक्वायर किया है स्टेक 1.8% का, किसमें, बजाज फिन सर्विस लिमिटेड में, ठीक है, टू प्रमोट बजाज एंटिटीज। वो तो प्रमोशन होगा ही, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जब स्टेक ले रहे हैं तो स्टेक लेने के बाद डाइवर्सिटी आ जाएगी, डाइवर्सिटी में भाई अलग अलग लोग काम करेंगे उस पर, तो उससे क्या होगा, उसका जो एंटिटी का एरिया है वो भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट वगैरह ये सब प्रमोशन होता ही रहेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है जिसने इस 1.8 वाले स्टेक में नाम नहीं है जिसका, ठीक है, जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, जो इन्वेस्टर नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, बाद बाकी सारे हैं, ठीक है। 1.8 का एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, जेपी मॉर्गन इंडिया हो गया, ठीक है। उसके बाद गोल्डमैन सेच हो गया तुम्हारा, फिर मॉर्गन सेंटली, ये सारे हो गए, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि एक रिपोर्ट
अभी जारी हुई है। रिपोर्ट का टाइटल है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, जो कि जून 2025 में रिलीज हुई है। इसने इंडिया के फाइनेंशियल ईयर, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ को एस्टिमेट किया है। ठीक है, तो सिंपली तुमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सी इंटरनेशनल फॉर्म है जिसने ये रिलीज की है रिपोर्ट, तो ये वर्ल्ड बैंक है जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो जीडीपी जो है इंडिया का, ठीक है, वो ग्रो करेगा 6.3% के साथ 25-26 में, 6.5% के साथ 27 में और 6.7% के साथ 28 में। ठीक है, ये सारे इनने प्रोजेक्शन दिए हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले पर है। कैनोली कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 11 जून को ऑब्जर्व करते हैं हम लोग इस डे को। ठीक है, चूज प्ले एवरी डे इसका थीम है, तो थीम तो सिंपल है, याद ही रह जाएगा। ठीक, आगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सिंपली तुमसे पूछ रहा है कि मैंगो मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे पर्पस ये है कि मैंगो की एक वैरायटी इन्होंने दोबारा से इंट्रोड्यूस की है और वो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके नाम पर इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, राजनाथ आम करके। ठीक है, तो सिंपली तुमसे पूछ रहा है कि किसको मैंगो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो हाजी कमीतुल्ला खां को बोलते हैं। ठीक है, ये पद्मश्री अवार्डी हैं और हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, इनको मैंगो मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। राजनाथ आम करके इन्होंने हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके नाम पर इस वैरायटी को बनाया है। ठीक है, तो इस तरह के नाम इम्पोर्टेंट रहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो सिंपली तुमसे इस बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एंटिटी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट, एक जो एआई पावर्ड ऑर्बिटर है। ठीक है, अब्रॉड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है, तो ये TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, टेक मी टू स्पेस करके जिन्होंने ये काम किया है। ठीक है, इसका सिंपल जो एप्लीकेशन फीचर रहेंगे वो ऑनबोर्ड एआई रहेगी। एक्सेसिबिलिटी जो है इसका वो एम करेगा डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू स्पेस टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट, रिसर्चर, स्टार्टअप थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑर्बिट लैब। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइसिंग इसके रहेंगे कि तुम यूज़ अगर करो तो ये अफोर्डेबल प्राइस पर सबको अवेलेबल हो सके, तो मिनिमल प्राइस रहेगा इसका। फिर उसके बाद में खेल जगत से जो भी इंटरेस्ट रखता है इंसान उसको पता ही होगा कि अभी क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में किस इंडियन क्रिकेटर को इंक्लूड किए हैं, उनके साथ में कौन कौन है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक जो सबसे यूनिक चीज़ जब भी कोई एक न्यूज़ में रहे तो उसको कभी कंट्री बाइज्ड होके नहीं याद रखना है, करंट अफेयर बाइज्ड होके याद रखना है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल थाला फॉर अ रीज़न, यहाँ पे तो 7 नहीं है, 3 2 5 2 7। ठीक है, थाला फॉर अ रीजन याद रखो। हॉल ऑफ द फेम को ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि माही भाई जो है वो हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, तो हॉल ऑफ द फेम हेलीकॉप्टर शॉट से रहेगा, लेकिन इसका हेलीकॉप्टर शॉट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक अचीवमेंट जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट में की होती है यूनिक, तो उनको रख देते हैं रिटायरमेंट के मिनिमम 5 साल बाद यू आर एलिजिबल टू विन दैट, और वो भी डिपेंड करता है आईसीसी पे कि वो किस इंसान को हॉल ऑफ द फेम में रखना चाहती है। ठीक है, क्योंकि माही भाई ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 11 में फिर ODI वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी की मोस्टली सारी ट्रॉफी जीती। उस टाइम पे टेस्ट की कोई ऐसा WTC जैसा होता नहीं था, तो चैंपियंस ट्रॉफी भी उनने जीती है। ये सारी ट्रॉफी उनकी जीती हुई हैं, और वो पहले ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने उस टाइम पे आईसीसी की जितने भी टूर्नामेंट होते थे वो सारे फाइनल जीते हैं। ठीक है, तो MSD महेंद्र सिंह धोनी को इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा हॉल ऑफ द फेम में।
इनके साथ में कुछ नेम और हैं, ग्रैम स्मिथ हो गए जो साउथ अफ्रीका से हैं, हाशिम आमला बहुत अच्छे टेस्ट के प्लेयर रहे हैं, ओडीआई वगैरह में भी अच्छे किए, लेकिन टेस्ट में इनका जो परफॉर्मेंस थी वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी। फिर मैथ्यू हिडन बेस्ट बैट्समैन ऑफ दैट एरा, भाई ओपनिंग करते थे, अच्छा खासा मारते थे। उसके बाद डैन बिटोरी, अभी अगर कोई देख रहा है WTC का फाइनल तो ये कोच हैं, ठीक है। और उसके बाद सना मीर, सना मीर एक यूनिक नाम है इस पूरे के पूरे में, क्योंकि ये फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन हैं जिनको क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद सारा टेलर हैं, इंग्लैंड के बहुत सारे हो चुके हैं लेकिन इस बार सारा टेलर हैं, ठीक है। तो ये दो वुमेन हैं जिनमें से नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है साना मीर का, क्योंकि फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान है जो क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम में जिनको नाम दिया गया है इस बार, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनको हमने डिटेल में कवर किया है। आप लोगों से उम्मीद ये है कि इस तरह से आप हमारे साथ करंट अफेयर के इन सेशंस में बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।